Hello, students. Very good morning to all of you. I hope you all are fine. You are taking care of yourself. तो देखिए बात कर रहे थे हम पूंजीवाद के बारे में। तो हमने पूंजीवाद के कारणों को जान लिया है और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो पूंजीवाद के स्वरूप और उसके विकास के बारे में, जो आपके सिलेबस में ये टॉपिक दे रखा है। तो देखिए पूंजीवाद के विकास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। मतलब देयर वर स्टेजेस ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, वो 3 भाग कौन कौन से? एक तो प्रारंभिक पूंजीवाद, जो कि 1200 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है। दूसरा जो है वो है पूर्ण पूंजीवाद, कंप्लीट कैपिटलिज्म। ये माना जाता है 1750 से 1914 तक। और एक है आधुनिक पूंजीवाद यानी मॉडर्न कैपिटलिज्म। ये 1914 से लेकर और आज तक जो पूंजीवाद का स्वरूप है वो माना जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि पूंजीवाद के 3 चरण हैं, लेकिन हमारा जो अध्ययन का क्षेत्र है वो पहला चरण ही है, यानी प्रारंभिक पूंजीवाद या आरंभिक पूंजीवाद, अर्ली कैपिटलिज्म। तो देखिए प्रारंभिक पूंजीवाद को व्यापारिक पूंजीवाद भी कहा जाता है। अर्ली कैपिटलिज्म इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड कैपिटलिज्म। ऐसा क्यों? इस काल में यूरोप के जो पूंजीपति थे उन्होंने अपना धन व्यापार में लगाया। तो व्यापार से जो जनित पूंजीवाद है उसको व्यापारिक पूंजीवाद या ट्रेड कैपिटलिज्म या मर्केंटाइल कैपिटलिज्म कहा जाता है। वाणिज्यिक पूंजीवाद भी कहा जाता है। ठीक है, वैसे भी चैप्टर का नाम वाणिज्यिक पूंजीवाद है। तो आपने पढ़ा कि जो संयुक्त पूंजी कंपनियां थीं उनका गठन भी इसी उद्देश्य से किया गया था। हालांकि इसमें से कुछ ऐसी कंपनियां होती थीं जो कि वस्तुओं का उत्पादन भी करवाती थी, लेकिन बेसिकली दे वर मेंट फॉर ट्रेड। ठीक है, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस, ये ऐसे देश थे जिनमें व्यापारी जो पूंजीवादी थे उनका उदय काफी जोर शोर से हुआ। और जो संयुक्त पूंजी कंपनियां हुआ करती थीं, ये जो इसके या जो व्यापारी होते थे, ये किसानों से या व्यापारियों से वस्तुएं तैयार करवाया करती थी और फिर उनको दूर देशों में जाकर भेजा करती थी, समुद्र पार भेजकर मुनाफा कमाती थी। मतलब ये जो संयुक्त पूंजी कंपनी हुआ करती थी, ये जो लोकल जो कारीगर होते थे या जो किसान होते थे उनसे वस्तुएं तैयार करवा के और उनको फिर दूसरे देशों में जाकर बेचा करती थी। बहुत से क्षेत्र ऐसे थे जहां पर व्यापारी, उद्योगपति, जहाज निर्माता, साहूकार के रूप में खुद काम किया करते थे। उस समय क्या था कि उद्योग और उद्योगपतियों का इतना महत्व नहीं था। इंडस्ट्रीज उस समय इतनी मतलब वोग में नहीं थी, इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं थी इंडस्ट्रीज। आप जानते हैं वैसे भी औद्योगिक क्रांति का उदय बहुत बाद में जाकर हुआ, एंड में हुआ। जिसकी बात करें ना 1200 से लेके 1750, तो लगभग 1760 से औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ था। तो उस समय उद्योगों का महत्व इतना नहीं था क्योंकि यूरोप में अभी तक आधुनिक उद्योगों की स्थापना नहीं हुई थी। वैसे भी यातायात संचार के साधनों का विकास नहीं हुआ था, इसलिए ज़्यादातर जो पूंजी होती थी वो उद्योगों में ना लगाकर बल्कि व्यापार में लगाई जाती थी। इसलिए इसको व्यापारिक पूंजीवाद, मर्केंटाइल कैपिटलिज्म का नाम दिया गया और इसे आरंभिक पूंजीवाद के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसमें जो परिवर्तन आया वो औद्योगिक क्रांति के बाद ही आया, तब तक ये ऐसी चलती रही। फिर देखिए 15वीं शताब्दी जो थी उसके अंत में बहुत सी भौगोलिक खोजें हुई। ठीक है, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई। तो इन परिवर्तनों के साथ ही उत्पादन प्रणाली में भी परिवर्तन आया, यानी जो प्रोडक्शन सिस्टम था
वो भी बदल गया। क्या हुआ कि जो गिल्ड्स हुआ करती थी ना, मैंने आपको बताई थी श्रेणी। श्रेणी क्या होती थी, जो विभिन्न वस्तुएं जो लोग कारीगर वगैरह तैयार करते थे, उन्होंने अपने संघ बना लिए थे, उन्होंने अपने जत्थे या ग्रुप्स बना लिए थे। वो जो श्रेणी व्यवस्था थी वो ही सब कुछ निर्धारित करती थी। अब क्या हुआ कि 15वीं शताब्दी में जो श्रेणी व्यवस्था थी ये कमजोर पड़ने लग गई, और जो गैर श्रेणीबद्ध कारीगर होते थे उनकी जो प्रतिस्पर्धा थी, इसके कारण जो श्रेणी व्यवस्था कमजोर हो गई। श्रेणी व्यवस्था के कमजोर होने के कारण यह था कि कुछ ऐसे कारीगर थे जो कि श्रेणी के अंदर सम्मिलित नहीं थे, तो उनके साथ जो जब प्रतिस्पर्धा हुई तो श्रेणी व्यवस्था कमजोर पड़ गई। और श्रेणी व्यवस्था के लुप्त होने के और भी कुछ कारण हैं, जैसे धर्म युद्ध था, वाणिज्य का प्रसार था, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना और बहुत से कारण। तो देखिए, अब श्रेणी व्यवस्था के अंतर्गत मौजूदा जो उत्पादन प्रणाली थी वो सीमित साधनों द्वारा पूंजीपति उत्पादन कर पाने में असमर्थ था। यानी अब सीमित साधनों से मतलब पूंजीपति द्वारा उत्पादन संभव नहीं था। लेकिन जल्दी ही इस पुरानी व्यवस्था का स्थान एक नई व्यवस्था ने ले लिया। इसमें क्या था, ये थी घरेलू उत्पादन पद्धति। ये क्या थी घरेलू उत्पादन पद्धति? क्या थी? यानी यू कैन से द होम इंडस्ट्री, होम प्रोडक्शन इंडस्ट्री और होम प्रोडक्शन सिस्टम। इसमें क्या होता था, देखिए ध्यान से इसको समझना है कि जो व्यापारी होता था या जो पूंजीपति होता था वो कारीगरों को कच्चा माल घर पर दे दिया करता था। ठीक है, पूंजीपति अपने साथ में या व्यापारी अपने साथ में जो भी वस्तु उत्पादित करवानी है उस कारीगर के पास उसे कच्चा माल देनी। पहले तो क्या था, वो कारीगर से उसका माल खरीद लिया और आगे बेच दिया। अब क्या होता था कि वो कारीगर को अपना माल भी दे रहे, कच्चा माल। ठीक है, वो कच्चा माल लेके जाते थे घर पे, और कारीगर जो है वो अपने औजारों से, ठीक है, अब औजार तो उसके पास है, स्किल उसके पास है, वो अपने औजार और अपनी स्किल से वस्तुएं उत्पादित करके व्यापारी को दे दिया करता था। तो इसमें जो माल का जो स्वामी होता था वो कौन होता था, पूंजीपति या व्यापारी। उसमें जो माल का स्वामी होता था वो कारीगर होता था पहले, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो अब क्या होता था कि इसमें फिर पूंजीपति के हिसाब से वस्तु की कीमत निर्धारित होती थी। ठीक है, उसका मुनाफा भी उसमें शामिल होता था। बस कारीगर को तो उसका श्रम यानी उसकी मजदूरी मिल जाया करती थी माल उत्पादित करने की, बाकी सब कुछ पूंजीपति के हाथ में होता था। यानी कारीगरों को अब अपना माल स्वयं बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। ये ऐसा सिस्टम बन गया था, और जो पूंजीपति होते थे वो बाजार के अनुरूप ही वस्तुओं का उत्पादन करवाया करते थे। जिसकी बाजार में डिमांड होती थी केवल वही जो है प्रोड्यूस करवाया जाता था। तो इस प्रकार की उत्पादन प्रणाली में लाभ ज्यादा था, जोखिम कम था। ठीक है ना, रिस्क बहुत कम था और लाभ ही लाभ था, क्योंकि पूंजीपति अपना कच्चा माल दे रहा है, केवल वो तो श्रम दे रहा है श्रमिक को, बाकी उसका माल उसके नाम हो गया। तो इस प्रकार से ये जो है पूंजीवाद का विकास हुआ। फिर व्यापार और वाणिज्य के विकास से कुछ ऐसे उद्योगों का उदय हुआ जो कि परंपरागत श्रेणी व्यवस्था के द्वारा नहीं चलाए जाते थे। देखिए, कुछ वस्तुएं तो ऐसी थी जो कि घरेलू उत्पादन पद्धति से बन जाती थी, कपड़ा वगैरह या कुछ और शिल्पकारी है। लेकिन कुछ ऐसे उद्योग थे जैसे हथियार उद्योग, जहाज उद्योग, वो घरेलू उत्पादन पद्धति में नहीं बन सकते थे। उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए धातु उद्योगों का विकास हुआ। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सारी चीजें नहीं बनती थी घर में। और इसके अतिरिक्त व्यापार और वाणिज्य के विकास से जहाजों की बहुत आवश्यकता पड़ी। तो एक जहाज का निर्माण भी एक उद्योग के रूप में विकसित हो गया। साथ ही साथ छापेखाने का जब आविष्कार हुआ
आप जानते हैं 1453 में गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का जो है आविष्कार हुआ था। तो पुस्तकों के प्रकाशन का व्यवसाय भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है और इसमें बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती थी। अकेला पूंजीपति इसमें धन नहीं लगा सकता था, इसीलिए संयुक्त पूंजी प्रणाली का जन्म हुआ। हम कल बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि कई व्यवसाय ऐसे होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत होती है। एक व्यक्ति अकेला जो है ऐसी मशीनों को नहीं खरीद सकता, तो ऐसे में जरूरत है संयुक्त पूंजी की। तो बड़ी मात्रा में जब पूंजी की आवश्यकता होती है तो फिर कुछ लोग इकट्ठे कर लेते हैं अपनी पूंजी और वो व्यवसाय करना शुरू कर देते हैं, शेयर के रूप में लगाते हैं और लाभांश उनको मिल जाता है। वो कल हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये भी बात देखी गई पूंजीवाद के उदय में कि पूंजीवाद का उदय उन देशों में सबसे पहले आरंभ हुआ जहां पे उदारवादी सरकारें स्थापित थी, जैसे नेदरलैंड्स और इंग्लैंड, लिबरल गवर्नमेंट्स, जहाँ पे लोगों को स्वतंत्रता थी कोई भी व्यवसाय अपनाने की, कोई भी कार्य करने की। तो ज़्यादातर जो है पूंजीवाद का जो विकास हुआ वो कृषि और पट्टेदारी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप हुआ। वहाँ पे संयुक्त प्रांतों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने पर सामंतों के अधिकारों का अंत कर दिया गया। सामंतवादी प्रणाली धीरे धीरे खत्म होने लगी और अब भूमि को अल्पकालीन पट्टों पर दे दिया जाता था। भूमि बहुत से धनाढ्य लोगों के हाथ में आ गई, जो कि आगे अपने पट्टों पर उसको दे दिया करते थे लोग भूमि को, और उसमें आधुनिक तरीके से खेती करवाया करते थे और सिंचाई के आधुनिक साधनों का विकास हुआ। तो इससे न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई बल्कि कृषि का वाणिज्यकरण भी हुआ। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, फिर देखिए 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कृषि के क्षेत्र में पूंजीवाद का उदय हुआ। ठीक है, बाकी फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।